देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, चुनाव त्रिकोणात्मक हो गया है। पलड़ा कहीं ना कहीं से सबका, कहीं प्लस है कहीं माइनस है। जमाली जी के आने से यह चुनाव मुझे लगता है कि तीनों लोगों के उसमें जा रहा है। इसमें किसी के साथ निष्पक्ष भाव से कोई यह नहीं कह सकता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। मैं प्रेम कुमार मस्त, जनहित इंडिया से। जैसा कि आप देख रहे थे कि मैं पिछले विधानसभा चुनाव में लगातार आपको जनप्रतिनिधि प्रत्याशियों की राय, जनता की राय, सबकी राय दिखा रहा था। अब आगामी जो हमारे सामने दिख रहा है वो है सदर लोकसभा उपचुनाव, जिसके सांसद हुआ करते थे अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, लेकिन उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया है विधायक बनने के बाद। अब इस पर उपचुनाव है। आज यहाँ धर्मेंद्र यादव सपा से प्रत्याशी हैं, दिनेश लाल यादव निरहू भाजपा से प्रत्याशी हैं, गुड्डू जमाली बसपा से प्रत्याशी हैं। ऐसे दिग्गज मैदान में हैं। ऐसे में जनता क्या राय रखती है अपनी इनके प्रति, हम जनता से राय जानने की कोशिश करते हैं, जनता की मिजाज समझने की कोशिश करते हैं कि जनता इनके प्रति क्या सोचती है। आइए, आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है सदर लोकसभा का, तो कुछ जानकारी है आपके पास? हाँ, क्यों नहीं है। क्या लग रहा है इस बार के उपचुनाव में क्या होगा? क्या होगा, बस निरहुल ले जाएंगे। निरहू ले जाएंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, उनका चल रहा है शासन, और क्या चल रहा है? अरे ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा। लेकिन क्यों नहीं चल रहा है ना, बढ़िया उनका। तो आपका कहने का मतलब है कि इस बार जो है इतिहास पलट जाएगा, बीजेपी जीतेगी। यही सोच आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी रखा होगा। 10-10 प्रत्याशी सपा लेके चली गई, तब कैसे निरहू जीतेंगे यहाँ? नहीं, इस बार जीतेंगे। पांचों विधानसभा में विधायक तो सपा के हैं, फिर भी यहाँ की सीट निकालेंगे निरहू। फिर भी निकालेंगे। जो उपचुनाव हो रहा है उसके बारे में कुछ राय रखेंगे क्या? कौन सा प्रत्याशी लग रहा है निकालेगा इस बार? कोई जनता नहीं करके पैसा से बताइए न। कोई किसी से मतलब है? अरे किसी को देंगे ना, देंगे जब उस समय देखा जाएगा, नोटा में दे दिया जाएगा। अच्छा, नोटा में दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है। भैया, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो उपचुनाव हो रहा है, कुछ जानकारी है आपके पास? हम लोग तो भैया धर्मेंद्र यादव को देंगे, साइकिल पे। धर्मेंद्र यादव को देंगे, ऐसा क्यों? धर्मेंद्र यादव फिक्स? हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, वहीं देंगे। समाजवादी पार्टी से आप ध्यान दीजिएगा। आपसे एक छोटा सा सवाल था। विधानसभा चुनाव में 10-10 प्रत्याशियों को आप लोगों ने जिता के विधायक बनाया, सही है? आप ऐसे समय में जब 10-10 विधायक आपके हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इटावा सैफई से व्यक्ति बुलाना पड़ा प्रतिनिधि के लिए, जबकि आपके पास 10-10 विधायक? अगर बाहुबली नेता माना जाए तो रमाकांत यादव, लोकप्रिय नेता माना जाए तो आपके 9 बार के विधायक दुर्गा यादव, हवलदार यादव, ऐसे बड़ी शख्सियत रहते हुए आपको बाहरी व्यक्ति की क्यों जरूरत पड़ गई? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाई व्यवस्था है। तो ये नहीं लगता कि आजमगढ़ वासियों का अपमान है? ये आजमगढ़ वासियों का अपमान है, जिसने उन्हें सराखों पर बैठाया, वहाँ के प्रत्याशी को, व्यक्तियों को टिकट न देके वो अपने घर से प्रत्याशी भेज रहे हैं। ये अपमान नहीं आजमगढ़ वासियों का? आजमगढ़ से पहले, जब उपचुनाव के पहले जब सीट छोड़ना था, तभी बोला गया था कि आप यहाँ का लोकसभा की सीट छोड़ दीजिए, प्रतिपक्ष का नेता बनिए। आजमगढ़ की आवाज़ गई थी। वही बात तो हम पूछ रहे हैं, क्या आजमगढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो लोकसभा का प्रत्याशी बन सके? तो भाई, ये तो उनका काम है। हम लोग छोटे आदमी जितना बात नहीं कर पाए। कुल मिला जुला के यहाँ का जो सपा समर्थक है वो आजमगढ़ का अपमान खुद महसूस करने के लिए तैयार है, यही है ना? नहीं, हम लोग की अपनी व्यवस्था है, अपना जो उनका फरमान चलिए, आप आगे बढ़ते हैं। चुनाव के बारे में जानकारी है? इन्हीं लोग को जानकारी। अरे थोड़ा बहुत। अभी लोग दौड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि आज चुनाव के लिए। मैं कह रहा हूँ चुनाव कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर कोई दिखता तो नहीं है। कोई नहीं दिखता? बस आज के लिए दिख रहे हैं। आज देख रहे हैं जो चुनाव खड़ा हुआ, तो सब आज तुम्हारे दरवाजे आएंगे, आज हमारे दरवाजे आ रहे हैं। उसके बाद तो कोई दिखता तो नहीं है। फिर लोगों को टिकट वहाँ देने की क्या ज़रूरत है? यहाँ भी तो है लोग, उनको छोड़ के उधर के लोगों को टिकट कहाँ से? कुल मिला जुला के आपके कहने का मतलब कि आजमगढ़ वासियों का अपमान है जो बाहरी व्यक्तियों को टिकट दिया जाता है? क्यों दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है?
सबको दिया जा रहा है, मैं ये भी तो पूछ रहा हूँ उनको कैसे मिल रहा है टिकट, कहाँ से मिल रहा है, ये भी तो सवाल है। इस बार उपचुनाव हो रहा है सदर लोकसभा का, कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी क्या है, क्या चाहते हैं जानकारी? कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसको जिताया जा सकता है? सभी लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मौका आने पे देखा जाएगा। मौका आने पर देखा जाएगा। कौन आगे जा रहा है? अच्छा, ये देख के वोट करेंगी यहाँ की पब्लिक? हाँ, कौन अच्छा है कौन बढ़िया, उसका निर्धारण होगा चुनाव आते वक्त। यही निर्धारित करते करते तो यहाँ 10 विधानसभा सपा के हाथ में चली गई। देखिए इस बार क्या होता है, पब्लिक के मूड में है ना। अच्छा, पब्लिक के मूड में है। चलिए, इस बार के उपचुनाव में कौन सी पार्टी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाएगी? इस बार इस चुनाव में जो उपचुनाव चल रहा है उसमें लड़ाई त्रिकोणीय पार्टियां यहाँ, चूँकि इसके पहले 10 में 10 विधानसभा सीट सपा ले गई, लेकिन प्रत्याशी के ऊपर इस बार का चुनाव डिपेंड नहीं करेगा। प्रत्याशी जैसे बीच में जीतने के बाद सपा के सांसद महोदय कभी यहाँ आए नहीं, मात्र चुनाव में छोड़कर, जो विधानसभा चुनाव हुआ 2022 का, जिसका रिजल्ट भी उन्हें मिला, ऐसा नहीं। तो इस बार देखिए जनता यह चाहती कि जो हम लोगों के बीच रहे, बीच का नेता हो, उसी को पसंद तो अभी फिलहाल में कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल में आपको कौन लगता है जो बीच में रहता है? इससे बीच का मतलब कि प्रेजेंट में सबसे बढ़िया तो जो कार्यकाल रहा 2.5 साल का, चुनाव लड़ने के बाद दिनेश लाल यादव बीच में सबके आते रहे दुख सुख, इसलिए थोड़ा सा पब्लिकली झुकाव उनका अधिक है। अच्छा, आपके हिसाब से दिनेश लाल यादव की तरफ झुकाव है। थोड़ा सा एक मेरे मन में सवाल उठा था कि दिनेश लाल यादव एक अच्छे कलाकार हैं, ये जो धरती है आजमगढ़ की, राहुल सांस्कृत्यायन, शिवली नोमानी, ऐसी महान शख्सियत की धरती है। ऐसे में जिस दिनेश लाल यादव जी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी जगत में अश्लीलता परोसने का सबसे पहला कार्यक्रम जो उन्होंने शुरू किया था, दिनेश लाल यादव जी ने ही शुरू किया था। ऐसे में क्या नहीं लगता है ऐसे व्यक्ति को टिकट देके बीजेपी ने इस धरती का नाम खराब किया, या ऐसे व्यक्ति ने टिकट पाकर इस जिले का नाम खराब किया? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। देखिए, मैं बताऊं आपसे एक चीज, जो अश्लीलता की बात कही आप, हमारी संस्कृति विरासत को धब्बा नहीं लगा। आपको आप सुनिए, जो आप प्रश्न किए मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। हाँ जी, दीजिए। जैसे आप यह अपना चैनल चला रहे हैं, ठीक है जी। आप अपने विकास के लिए, ठीक है, पब्लिक का मूड देखेंगे कि पब्लिक का मूड कैसे मोटिवेट होता है। कभी भी किसी के भी विकास के पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई बुराई जरूर छुपी होती है। तो उस समय ड्राइवर खलासी का वर्चस्व था, जबकि उनको ऐसा अश्लील भोजपुरी गीत देना था, जैसे कि आपके एक मेहनगर का लड़का है, ठीक है, खल्लू कल्लू क्या करके नाम है, वो भी अश्लील गाने से ही वहाँ तक पहुँचा। तो पब्लिक का आज जो झुकाव है वह बुराई की तरफ ज़्यादा है। कहने का मतलब अगर आपको तरक्की लेना है, हाँ। तो आप अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को तार तार कर दीजिए। नहीं, यही तो आप वहीं फेल हो रहे हैं ना। यही आपके प्रश्न और उत्तर में अंतर हो जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, तरक्की लेना है तो असली आप संस्कृत सभ्यता को कहाँ फेल कर रहे हैं? आप तो अपनी संस्कृत सभ्यता को, अब निरहुआ सटल रहा है, उसका अर्थ बताया स्पष्ट करके। निरहुआ मीन्स सिंदूर होता है, तो कहाँ संस्कृत आपकी चूर हो गई, इसको बताइए। जैसे निरहुआ का नहीं, निरहू माने उसी भोजपुरी गाने से वो पिच पे आया है, जो जिससे उसका नाम निरहुआ पड़ गया। लेकिन वह निरहू माने सिंदूर होता है, तो सिंदूर एक पत्नी के सिर पे हमेशा सटा हुआ रहता है। अरे अश्लीलता तो वहाँ है जहाँ की देशद्रोह जिसे कह लिया जाए। गीत संगीत में ये आए, सब भोजपुरी जगत में जितने लोग आए और ऊपर उठे, जैसे मान लीजिए मनोज तिवारी थोड़ा सा हट के थे, बहुत थोड़ा सा हटे थे, बहुत ज़्यादा नहीं हटे थे, लेकिन उसको ये एकदम निचले लेवल पे कर दिया अश्लीलता को। यह मैं 100% मान रहा हूँ। लेकिन जब आदमी को कहीं कुछ दिखाई नहीं देता अपना ग्रोथ,
तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खोजने की कोशिश करता है कि इससे हो सकता है हमारा विकास हो जाए। तो उससे उसका विकास हुआ, न कि वह उस विचार और उस भावना से जनमानस को दिया। यहाँ सपा के हैं, हाँ, ऐसी स्थिति में कैसे लगता है कि आपको निरहु इस बार मैं यह नहीं कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि पब्लिक जो है जैसा रिजल्ट दी है 2000 विधानसभा 22 का, उस हिसाब से जैसे गठबंधन के बाद एक पियरका चाचा, एक ललका चाचा, एक करियवा चाचा, एक उजरका चाचा, तो आज भी है। बार बात सुनिए, आज भी है, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? निगेटिव मिला कि नहीं मिला? आप बताइए। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, यही रिजल्ट मिला आपको। पूर्ण बहुमत से कार्य पर केवल शासन जो आप कहें, देखिए आ गया, कहीं वह कार्य कर रहा है तो उसको सफलता मिल रही है। कोई ऐसा उनका वर्क नहीं था। इसी शासन पर हम दूसरे लोगों से भी राय लेते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि क्या लग रहा है इस बार प्रत्याशियों के बारे में क्या राय है? प्रत्याशी सब एक स्थानीय है और बकिया 2 बाहरी है। लड़ाई के बीच में जो बता रहे थे भाई साहब 3 कैंडिडेट है, उसमें निरहु इतना सबल नहीं है कि यहाँ चुनाव निकाल लें। ये आजमगढ़ की जनता है, आजमगढ़ उनको तौल लिया है कितना बड़े हैं। हाँ, कलाकारी होना चाहिए, लेकिन उतनी योग्यता नहीं है, कोई निकाल लेंगे जो। किसके पास लग रहा है कुछ योग्यता है? योग्यता धारी तो योग्यता देखा जाए तो यहाँ पर गुड्डू जमाली भी योग्य है और धर्मेंद्र यादव भी आए, वो भी योग्य समझ के अपने को आए हैं। अब देखिए राजनीतिक कद है किसका ऊंचा जाता है। धर्म वो भी आयातित हैं और निरहु जी भी आयातित हैं और गुड्डू जमाली यहाँ के लोकल हैं। तो कुल मिला जुला के तो हम तो अभी तो यही पूछ रहे थे कि निरहु जी को आपने ऐसे कैसे अपने एक्सेप्ट कर लिया प्रत्याशी जिन्होंने अश्लीलता परोसा। वैसे ही हमने आगे भी एक भैया से पूछा था सपा के प्रत्याशी के लिए कि आपने कैसे स्वीकार कर लिया कि आजमगढ़ की धरती का अपमान कि 10 विधायक बनाने के बावजूद भी यहाँ का प्रत्याशी टिकट नहीं पाता है, इटावा से आयातित होता है प्रत्याशी। इसी पर हम सवाल नेक्स्ट भैया से भी पूछ लेते हैं। ये जो उपचुनाव हो रहा है, कुछ जानकारी है? बिल्कुल जानकारी। लोकतंत्रात्मक देश में हम रह रहे हैं तो चुनाव की जानकारी रखना और उसमें सहभागिता देना भारत के हर एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। जानकारी स्वाभाविक है। तो आपके पास जितने प्रत्याशी हैं वो भी जानकारी में होगा, तो ऐसे में क्या लग रहा है कौन इस बार विजय रथ पे सवार होगा? देखिए, चूँकि चुनाव इस बार का त्रिकोणात्मक हो गया है, इसके पहले की जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी। और ख़ासकर मैं बहन जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या उनके में संभावना देखी कि इसके पहले जितने भी चुनाव हुए हैं, बाई इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तक कभी वो बाई इलेक्शन में भाग नहीं ली थी। आखिर क्या उनको दिखने लगा कि वो बाई इलेक्शन में भाग ली और उनके बाई इलेक्शन में आने से यह चुनाव त्रिकोणात्मक हो गया है? नहीं तो इसके पहले अगर 2 पार्टियां थी तो बस उसके वो था। इससे पहले भी एक बार भाग लेते, हमको याद है इसी आजमगढ़ सदर उपचुनाव से अकबर अहमद डंपी जीते थे बसपा से ही। नहीं, बसपा से जीत हार में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बाई इलेक्शन ही था जब डंपी जीते थे, तो और रमाकांत यादव सेकंड पोजीशन पे आए थे जब बीजेपी पहली बार ज्वाइन किया था। हमको लगता है कि ये 2007 के पहले की बात है या 2000, जहाँ तक बात 2002 के चुनाव से है, तो मैं देख रहा हूँ चाहे विधानसभा रहा हो चाहे लोकसभा रहा हो, बहन जी कहीं भी उपचुनाव नहीं लड़ी। तो इनके उस उपचुनाव में आने से ये इलेक्शन और दिलचस्प हो गया है। और मैं अभी सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि निरहुआ जी, मैं किसी पार्टी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, निष्पक्ष बात से बात कर रहा हूँ। आपने कहा था कि निरहुआ जी ने अश्लीलता परोसने का कार्य किया। जी बिल्कुल कहा। इस पर बहुत डिबेट हो रहा था। तो जहाँ तक मेरा अभिमत है कि अश्लीलता की बात है तो निरहुआ जी इसके जिम्मेदार नहीं है, न वो परोसने का काम किए। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इसी देश में राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्में भी आई हैं जो रंगमंच के माध्यम से जनता तक परोसने का काम किया गया है। अश्लीलता की अगर बात है तो मैं उस फिल्म का एक सीन आपको याद दिलाता हूं और उसमें आप देखिए, और अगर सेंसर बोर्ड वह पास करता है तो निरहुआ जैसे को पास क्यों नहीं सेंसर बोर्ड करता है? मेरा ये सवाल है। अश्लीलता जैसे शब्दों पर अगर अश्लीलता है तो केवल उसके लिए निरहुआ जिम्मेदार नहीं है। हमारी संस्कृति हमारे जैसा कि अभी वकील साहब बताए हैं, वो हम आप स्वयं जिम्मेदार हैं उसके लिए। हमने राम तेरी गंगा मैली को स्वीकार किया है तो निरहुआ जैसी गानों को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा सिर्फ ये कहना है। अच्छा, ये भी जानना चाहते थे क्या भाजपा को आजमगढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा जो उनको यहाँ से राजगद्दी दिला सके? जी
देखिए, चुनाव होता है, व्यक्ति से नहीं लड़ा जाता है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, चुनाव विचारधारा से लड़ा जाता है। उसमें व्यक्ति कैंडिडेट महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन पार्टी की विचारधारा सबसे सर्वोपरि होती है। और इस देश के हर एक नागरिक को यह मौलिक अधिकार है कि वह चुनाव अपने भारत देश में कहीं से भी लड़ सकता है। आप उसमें विभेद मत पैदा करिए कि यहाँ का कोई नहीं लड़ा है, कोई आकर के गाजीपुर से लड़ रहा है या कोई बदायूं से लड़ रहा है। इसमें विभेद करके मुझे लगता है इस जनता को बांटने का काम किया जाए, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। हम चाहे आजमगढ़ से लड़ें और चाहे जाके अंडमान निकोबार से लोकसभा लड़ें, हमारे लिए यह संविधान हमको अधिकार देता है। बिल्कुल अधिकार है आपको। हम ये जानना चाहते थे कि अब आपके पास तीनों प्रत्याशी हैं, ऐसे में क्या लग रहा है किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, चुनाव त्रिकोणात्मक हो गया है। पलड़ा कहीं न कहीं से सबका कहीं प्लस है, कहीं माइनस है। जमाली जी के आने से यह चुनाव मुझे लगता है कि तीनों लोगों के उसमें जा रहा है। इसमें किसी के साथ निष्पक्ष भाव से कोई यह नहीं कह सकता है कि चुनाव कौन जीत रहा है। बाकी जनता के ऊपर है, जनता जिसको वोट करेगी, जिसके पक्ष में जाएगा लोकमत, वो विजयी होगा।